यह कहानी बसंतपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां पप्पू नाम का एक गरीब किसान रहता था। पप्पू के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी माधवी और उसका एक बेटा राजू था, जिनके साथ वो बहुत खुशी खुशी अपना जीवन जी रहा था। पप्पू के पास गांव में अपनी एक जमीन थी, जहां पर खेती करके वो अपने घर का पालन पोषण करता था। परंतु अब उसकी यह जमीन पहले की तरह उपजाऊ नहीं थी। धीरे धीरे उसकी जमीन से फसल की पैदावार भी कम होने लगी थी। एक दिन इसी चिंता में वह अपने जमीन के पास खड़ा होकर अपने खेतों को देखता है और कमाने का कोई और जरिया मन ही मन में सोचने लगता है। दिन प्रतिदिन मेरे इस जमीन से उगने वाली फसल कम होती जा रही है। लगता है मुझे अब कोई दूसरी जमीन लेकर काम करना होगा, या तो काम का कोई और जरिया ढूंढना होगा। अब मैं इस जमीन के भरोसे तो नहीं रह सकता। घर चलकर एक बार माधवी से राय लेकर देखता हूँ, वो क्या कहती है इस विषय में। पप्पू तुरंत खेत से अपने घर की तरफ चल पड़ता है। और घर पहुंचकर वो सबसे पहले अपनी पत्नी माधवी को आवाज लगाता है। माधवी, जरा यहाँ आना, तो तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। पप्पू की आवाज सुनकर माधवी वहां आ जाती है। क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? माधवी, मुझे तुमसे एक जरूरी विषय पर बात करनी है और तुम्हारी राय जाननी है। हाँ बोलिए ना, क्या बात है? माधवी, तुम तो जानती हो हमारी जमीन अब पहले की तरह इतनी उपजाऊ नहीं रही है, और अगर मैं ज्यादा खाद वगैरह डालने की कोशिश करूंगा तो कहीं ना कहीं उसकी मिट्टी भी खराब हो जाएगी। इसलिए सोच रहा हूं कि कुछ समय के लिए उस जमीन पर खेती करना छोड़ दूं। हर साल थोड़ी थोड़ी खाद उसमें डालता रहूंगा, जिससे कुछ सालों में वो पहले की तरह उपजाऊ हो जाएगी। फिर उसमें खेती करना शुरू कर दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। इससे आपकी जमीन भी सही रहेगी और उसमें उगने वाली फसल भी। हाँ, पर तब तक मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास दूसरी कोई जमीन तो है नहीं। तो घर का खर्च चलाना और राजू की पढ़ाई भी तो है। कहां से जुटाऊंगा पैसा, बोलो। आप एक काम क्यों नहीं करते? एक बार जाकर गांव के जमींदार काका से मिलिए। वो तो बहुत अच्छे और नेक दिल है। वो आपकी मदद जरूर करेंगे। आप उनसे ही जाकर मिलिए। हाँ माधवी, ये ठीक रहेगा, क्योंकि काका से अगर मैंने कोई नया काम भी करने को बोला तो वो उसमें मेरी मदद जरूर करेंगे। ठीक है माधवी, मैं तो कल ही सुबह सुबह काका से मिलने चला जाता हूँ फिर। ठीक है बाबा, आप चलकर आराम कर लीजिए। काका, अरे ओ काका, क्या आप घर पर ही हो? पप्पू की आवाज सुनकर जमींदार बाहर आता है। अरे आओ पप्पू बेटा, आओ। बोलो, क्या हुआ? कुछ काम था क्या? हाँ काका, आपकी मदद चाहिए थी थोड़ी सी। हाँ बोलो ना बेटा, मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? काका, मेरी जमीन में फसल ठीक से हो नहीं रही। मैं सोच रहा हूँ कोई दूसरा काम कर लूँ, या कोई दूसरी जगह खेती। ये तो अच्छी बात है ना बेटा, फिर इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? परेशानी वाली बात यह है काका कि मेरे पास एक ही जमीन है, जिस पर खेती करके मैं अपने घर का खर्च चलाता हूँ, और मैंने आज तक खेती के अलावा कोई दूसरा काम भी कभी नहीं किया। तो अब यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बेटा, खेती के अलावा दूसरा काम ही क्यों करना? तुम एक काम करो, मेरे पास गांव के बाहर एक जमीन है, तुम उस पर खेती कर लो, ठीक है? पर काका, इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा। अरे नहीं बेटा नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। इसी बहाने तुम मेरी जमीन की देख रेख भी करोगे, क्योंकि अब तो मेरी उम्र हो गई है और बेटा भी शहर में रहता है। तो इससे तुम्हारा ही भला हो जाएगा और मेरी भी थोड़ी जिम्मेदारी कम हो जाएगी। ठीक है काका, अगर ऐसी बात है तो मैं कल से ही उस खेत पर काम करने चला जाऊंगा। पप्पू जमींदार को धन्यवाद कहकर वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। पप्पू घर पहुंचने के बाद माधवी से सारी बात बता देता है।
ये तो बहुत अच्छी बात है जी। यानी कि आपकी सारी चिंताएं खत्म हो गई। हाँ माधवी, अब मैं काका के खेत पर बहुत मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि एक दो खेत और ले लूं, क्योंकि भविष्य में ऐसी समस्या आए उसके लिए हम तैयार रहें। अगली सुबह पप्पू जमींदार के खेत पर काम करने के लिए निकलने वाला होता है तो सोचता है, काका की जमीन गांव के बाहर है तो शायद शाम को आते आते देर हो जाए, इसलिए माधवी को बोल कर ही जाता हूं। माधवी, जरा यहां आना तो। पप्पू को बुलाता सुन माधवी वहां आ जाती है। आपने बुलाया मुझे? हाँ माधवी, सुनो, काका का खेत गांव के बाहर है तो मुझे शाम को घर लौटने में थोड़ी देर भी हो सकती है, तो अगर मुझे देर हो जाए तो तुम और राजू खाना खाकर सो जाना। ठीक है जी, पर आप ही अपना ध्यान रखना। फिर क्या था, पप्पू गांव के बाहर वाली जमीन पर काम करने के लिए चल पड़ता है। चलते चलते कुछ समय बाद वह गांव के बाहर वाली जमीन पर पहुंच जाता है। चलो, अब पहुंच गया हूं तो काम भी फटाफट शुरू ही कर लेता हूं। पप्पू अपनी कुदाल उठाकर खेत में काम करना शुरू कर देता है। पप्पू को अभी काम करते हुए कुछ समय बीता ही था कि तभी पीछे से एक सांप आकर उसे काट लेता है। सांप के काटने के कुछ समय में ही पप्पू चक्कर खाकर गिर जाता है। यहाँ पप्पू सांप के काटने से बेहोश हो चुका था, पर गांव के बाहर होने के कारण उसकी खबर अब तक उसके घर वालों को नहीं चलती है। सुबह की अब रात हो जाती है और माधवी पप्पू का इंतजार कर रही होती है। माँ को इतने परेशान देखकर राजू पूछता है, माँ क्या हो गया है, पिताजी अब तक आए नहीं? बेटा, तुम्हारे पिताजी आज काम करने जमींदार काका के गांव के बाहर वाली जमीन पर गए हैं और उन्होंने मुझे बोला था कि उन्हें आते आते देर हो जाएगी, पर अब कुछ ज्यादा ही समय हो गया है। माँ, आप क्यों फिक्र कर रही हो? पिताजी ने जब बोला था कि उन्हें आने में देर होगी तो कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा ना। आप एक काम कीजिए, आप जाकर सो जाइए। राजू की बात सुनकर माधवी अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह भी जब माधवी देखती है कि पप्पू अभी तक घर नहीं आया है तो परेशान होकर वो सीधा जमींदार से मिलने उसके घर की ओर चली आती है। माधवी जमींदार के घर पहुंचकर उनसे पप्पू के बारे में पूछने लगती है। नमस्ते जमींदार काका। नमस्ते बेटी, नमस्ते। बताओ कैसे आना हुआ? काका, पप्पू जी कल आपके गांव के बाहर वाले खेत में काम करने गए थे, पर अब तक घर नहीं आए हैं। मुझे बहुत चिंता हो रही है काका। क्या कहा बेटी? पप्पू कल का गया था और अब तक घर नहीं आया? हाँ काका, उन्होंने मुझे कहा था कि खेत गांव के बाहर है तो आते आते रात हो जाएगी, पर अब तो रात की सुबह भी हो गई है और वो अब तक नहीं आए। मुझे बहुत डर लग रहा है काका, आप कुछ कीजिए ना। तू चिंता मत कर बेटी, मुझे थोड़ा सा समय दे, मैं अभी किसी को भेजकर पता करवाता हूँ। घनश्याम, अरे वो घनश्याम, जरा जाकर अपने गांव के बाहर वाले खेत में देख कर आ तो कि पप्पू वहां है कि नहीं। जमींदार तुरंत अपने घर में काम करने वाले घनश्याम को पप्पू को देखने के लिए खेत पर भेजता है। कुछ समय बाद घनश्याम जमींदार के खेत पर पहुंच जाता है और वहां का दृश्य देखकर वो परेशान हो जाता है। यह क्या, पप्पू का तो पूरा शरीर नीला पड़ चुका है। मुझे लगता है इसे किसी सांप ने काटा है। मुझे तुरंत जमींदार को यह बात बतानी पड़ेगी। घनश्याम वहां से तुरंत जमींदार के घर के लिए निकल जाता है।
श्याम जैसे ही जमींदार के घर पहुंचता है, उसके कुछ कहने से पहले ही जमींदार उससे पूछने लगता है, क्या हुआ घनश्याम बेटा, तुम इतना तेजी से क्यों आ रहे हो? क्या तुम्हें पप्पू मिला? घनश्याम जमींदार को सारी बात बता देता है जो उसने खेत में देखी थी। घनश्याम जब जमींदार को सारी बात बता रहा होता है तो वहां पास में खड़ी माधवी भी सारी बातें सुन लेती है। हे भगवान, काका, अगर मेरा सहारा मुझसे छिन गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी काका। तू चिंता मत कर बेटी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। घनश्याम, तुम सबसे पहले वैद्य जी को लेकर वहां पहुंचो, मैं माधवी बेटी को लेकर वहां आता हूँ। घनश्याम को वैद्य के पास भेजने के बाद जमींदार माधवी को समझाने लगता है, माधवी बेटी, जल्दी से मेरे साथ चलो। फिर क्या था, जमींदार माधवी को लेकर पप्पू को देखने उसके खेत की तरफ निकल जाता है और घनश्याम वैद्य जी को लेने दूसरी तरफ निकल जाता है। जमींदार और माधवी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा पप्पू बेहोश की हालत में गिरा था और उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। माधवी पप्पू को देख ही रही थी, तभी वहां वैद्य जी भी आ जाते हैं और पप्पू की हालत का जायजा लेने लगते हैं। क्या हुआ वैद्य जी, अब कैसी है पप्पू की हालत? देखिए जमींदार जी, मैं आप लोगों को झूठ बोलकर अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ, पर पप्पू की हालत बहुत खराब है। वैसे तो मैंने उसे जहर काटने वाली औषधि दे दी है, परंतु पप्पू के अंदर कुछ ज्यादा ही समय तक जहर रह गया है, जिसके कारण वो प्रगाढ़ बेहोशी की हालत में चला गया है। प्रगाढ़ बेहोशी? ये कौन सी बेहोशी होती है वैद्य जी? प्रगाढ़ बेहोशी की हालत में व्यक्ति जीवित तो होता है, परंतु उसके बदन के हिस्सों में हलचल नहीं होती है, और यह अब कब होश में आएगा यह भी कह पाना मुश्किल है। वैद्य जी, तो अब हम क्या करें? देखिए जमींदार जी, अभी के लिए मैं कुछ दवाइयां दे रहा हूं, उसे समय समय पर पानी में मिलाकर देना, बाकी तो सब ऊपर वाले के भरोसे है। वैद्य पप्पू की हालत का जायजा लेकर और दवा देकर वहां से चले गए। फिर कुछ गांव वाले पप्पू को लाकर उसके घर के बिस्तर पे लिटा देते हैं। देखो माधवी बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम पप्पू की अच्छे से देखभाल करो, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और तुम्हें अगर किसी भी चीज की कोई जरूरत हो तो मुझे जरूर बता देना, और हर महीने मैं तुम्हारे लिए और राजू के लिए कुछ पैसे भेजता रहूंगा, पर तुम हिम्मत मत हारना बेटा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका, आप हम लोगों की बहुत मदद कर रहे हैं। इसके बाद जमींदार फिर वहां से माधवी को दिलासा देकर चल देते हैं। जमींदार के जाने के बाद वहां राजू आता है और अपने पिता की हालत देखकर माधवी से उसका कारण पूछने लगता है। माँ, ये पिताजी को क्या हुआ है? बेटा, तुम्हारे पिताजी को कल खेत में सांप ने काट लिया है, जिस कारण वो बेहोश हो गए हैं। माँ, तो पिताजी होश में कब आएंगे? बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। नहीं माँ, आप क्या क्या करोगी? आप पिताजी का ध्यान रखोगी, आप घर संभाल लोगी या खर्च देखोगी? माँ, आप बस पिताजी का और घर का ध्यान रखो, अब मैं खेत पर काम करके खर्च चलाऊंगा। इतनी छोटी सी उम्र में राजू से ऐसी बातें सुनकर माधवी भावुक हो जाती है। नहीं मेरे लाल, काम करने की तुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान रख। तुम्हारे पिताजी का सपना था कि तुम बहुत बड़े अफसर बनो, और मैं तुम्हें वो बना कर रहूंगी, भले उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। मैं तुझे कल ही यहाँ से हॉस्टल भेज दूंगी। अगले दिन माधवी अपने बेटे राजू को हॉस्टल भेज देती है। अब मुझे कुछ करना ही होगा, क्योंकि अब मैं पप्पू का ठीक होने का इंतजार तो नहीं कर सकती हूँ। मुझे अब खुद जाकर खेती करनी होगी, और हो सके
तो कोई और भी काम देखना होगा। अभी चलकर जमींदार काका से बात करती हूँ। नमस्ते जमींदार काका। नमस्ते बेटी, नमस्ते। बताओ कैसे आना हुआ? अरे पप्पू की तबीयत कैसी है अब? काका, पप्पू जी की तबीयत तो फिलहाल वैसे ही है और मुझे आपकी मदद चाहिए थी, इसीलिए मैं आपसे मिलने चली आई। हाँ हाँ, बोलो ना बेटी, किस प्रकार की मदद चाहिए? कुछ पैसा चाहिए या फिर कुछ और? बता दो। नहीं नहीं काका, पैसों की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जो जमीन आपने पप्पू जी को दी थी काम करने के लिए, आप मुझे उस पर काम करने की इजाजत दे दे, ताकि मैं उस पर काम करके अपने का घर का खर्च और राजू की पढ़ाई करा सकूं। बेटी, पर तुम्हें वहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूं ना। मैं तुम्हारे घर के लिए जो भी खर्च लगेगा हर महीने भेज दिया करूंगा। तुम क्यों चिंता कर रही हो? नहीं काका, आपने अब तक हमारी बहुत मदद की है। अब आप बस मुझे अपने खेत में काम करने की इजाजत दे दीजिए। अब खुद काम करके मैं अपना घर चलाऊंगी। जमींदार माधवी को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर माधवी जमींदार की बात मानने को तैयार ही नहीं थी। आखिर में माधवी की बात सुनने के बाद जमींदार सोचने लगता है, ठीक है माधवी बेटी, मैं तुम्हें अपने खेत पर काम करने की इजाजत दे तो सकता हूँ, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। हाँ हाँ काका, बोलिए ना, मैं आपकी हर बात मानूंगी। बेटी, तुम्हें मेरे गांव के बाहर वाले खेत पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हारे घर के नजदीक भी एक खेत है, तुम वहां काम कर सकती हो, ताकि तुम अपने घर का और पप्पू दोनों का ख्याल रख पाओगी। काका, ये तो और भी अच्छा रहेगा। इससे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी काका। बेटी, पर एक छोटी सी समस्या है, वो खेत बाहर वाले खेत से थोड़ा छोटा है। हाँ तो कोई बात नहीं काका, वो खेत मेरे घर के नजदीक है, वही बड़ी बात है। मैं खेत में काम करने के साथ साथ दूसरों के घर का काम भी करना शुरू कर दूंगी, ताकि उन पैसों से मैं राजू की पढ़ाई का खर्च निकाल सकूं। एक बार फिर सोच ले बेटी माधवी, तुझे इतना काम करने की कोई जरूरत नहीं है, जबकि सारा खर्च मैं उठा सकता हूँ। नहीं काका, मुझे काम करना ही होगा। पप्पू जी का सपना था कि राजू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो उनका सपना अधूरा रह जाएगा। राजू की पढ़ाई के लिए और घर चलाने के लिए मुझे हर हाल में ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जमींदार माधवी के संकल्प और साहस से भावुक हो जाता है। ठीक है बेटी, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जरूर सफल होगी। मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। तुम कड़ी मेहनत करो और भगवान जी तुम्हारे साथ हैं। माधवी ने जमींदार के गांव के अंदर वाले खेत पर काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह खेत पर काम करती और दोपहर के बाद गांव के घरों में सफाई और खाना बनाने जैसे छोटे मोटे काम करने जाती। धीरे धीरे माधवी की मेहनत रंग लाने लगी और खेत में अच्छी फसल हुई, जिससे उसका घर चलने लगा और जो पैसे वो दूसरों के घरों में काम करके कमाती थी, वह राजू की पढ़ाई के खर्च में लगाने लगी। माधवी की मेहनत और त्याग से गांव के लोगों को भी प्रेरणा मिलने लगी। उन्होंने देखा कि कैसे एक माँ अब अपने परिवार के लिए हर कठिनाई का सामना कर रही है। इसी बीच पप्पू की हालत भी सुधर गई और वो होश में आ गया। पप्पू को होश में आते देख माधवी बहुत खुश हुई। आपको होश आ गया? भगवान ने मेरी मेहनत और दुआएं सुन ली। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मुझे माफ कर दो माधवी, मेरी वजह से तुमको और पप्पू को बहुत परेशानी उठानी पड़ी है। नहीं जी, आप तो हमारी ताकत हो। जब तक आप ठीक हो रहे थे, मैंने हर जिम्मेदारी को संभाला है और देखो, अब सब कुछ ठीक हो रहा है। पप्पू धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गया। उसे माधवी की मेहनत और त्याग को देखकर प्रण लिया कि अब वह उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर परिवार को आगे बढ़ाएगा। राजू की पढ़ाई भी सफलतापूर्वक चलती रही और कुछ सालों के बाद वह एक बड़ा अफसर बनकर घर गांव में वापस लौटा। माँ,
पिताजी, मैं आज जो कुछ भी हूँ वो सब आपकी मेहनत और त्याग के कारण ही हुआ है। नहीं बेटा, ये सब तुम्हारी माँ का बलिदान है। उसने हमारे परिवार को बचाने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। माधवी का त्याग और पप्पू का साथ, माधवी का त्याग और पप्पू का साथ दोनों ने मिलकर एक नई मिसाल कायम की थी। गांव वाले अब भी उनकी इस कहानी को आने वाली पीढ़ियों में प्रेरणा के रूप में सुनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर शेयर करना ना भूलें और दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।